ये सब बेकार की बात है, कुछ बोल के सुनाइए, कुछ बोल के सुनाइए। क्योंकि ये जो एक मन में जो एक तूफान मचा है ना कि हम रेडियो जॉकी बनने के बाद ऐसे ऐसे करके फोटोग्राफ्स करवाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, हर महीने खूब पैसा आएगा। जो रेडियो जॉकीज़ हैं, कभी उनसे मिलिए, कभी उनसे कोई क्वेश्चन ऑन एयर किया कि आज का सवाल ये है ना, और सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है कोई। अब कैसे करें, अब कैसे मैनेज करें इसको पॉकेट एफएम के साथ। पॉकेट एफएम, तो पॉकेट एफएम में भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड निकली थी, तो मैंने वहाँ भी अप्रोच किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वहाँ कर लो। इस देश के करीब 20 से ज़्यादा चैनल्स हैं, रेडियो यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके लिए मैं उनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। इलाहाबाद में भी एक गाना बजता है जो आप लाइन वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ी के कूड़े वाली गाड़ियों पे सुनते हैं। हाँ हाँ, धरती माँ ये बतलाए कि कूड़ा कचरेदान में डालिए, वो गाना मैंने लिखा। ओके। एक बबलू बकैत नाम कैसे पड़ा? हाँ, और वहाँ पर मेरी मुलाकात जमशेद जी टाटा जी से हुई। ओके, यस, यही है सीक्रेट बिहाइंड रेडियो शो की, यही है बस। अबे लोग हमसे कहा थे कि यार ये बताओ कि बैंक में तुम्हारा खाता है। हम कही थी यार लोगों से कि भाई बैंक हमारा खाता है यार। हम एकदम गाड़ी वाल टोलक लपोचा तो कहा यार, मतलब हाथ हो गई यार। तो समझ रहे हो, मतलब इलाहाबादी जो है कोनो से कम नहीं रहा है, एकदम टेटाना रहा है हमेशा। तो ये है दोस्त। हाँ, ओके। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम। और आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रखने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ राहुल चावला सर हैं, जो कि आरजे, और आप उनको बबलू बकैत के नाम से भी जानते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थैंक यू है। तो सर, आपकी मैंने अभी अपनी स्टोरी आपने सुनाई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को सुनने में। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग आपके बारे में लोगों को बताएं, आपकी स्टोरी लोगों को बताएं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आगे आने वाली। यार देखो, मैं एक प्योर इलाहाबादी हूँ, रग रग में इलाहाबाद घुसा हुआ है। और मैंने आज से करीब 20-22 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करी थी। ओके, एक ड्रीम था, एक पैशन था कि मुझे एक्टर बनना है, राइट। बनना। और बड़ा अंदर से क्रेज होता था जब मैं फिल्मी सितारों को देखता था, तो मन आया था कि एक बार बम्बई भाग जाऊं चुपचाप। फिर सोचा कि यार पिताजी बहुत लतियाएंगे, भर लती। तो वो इरादा मैंने ड्रॉप कर दिया। तो पेरेंट्स का क्या था? पेरेंट्स चाहते थे कि यार मैं डॉक्टर बनूं। ओके, मदर मेरी टीचर है, तो वो चाहती थी कि टीचर बन जाए अगर कुछ ना बने तो। लेकिन हमारे फादर एक चीज़ समझते थे कि यार ये क्रिएटिव आदमी है, इसको बहुत दबाने से या प्रेशराइज करने से चीज़ें बनेंगी नहीं। तो फिर एक टाइम आया कि मैंने उनको कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा, सर पिताजी थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी, जो 4-5 साल आप सोचते हैं कि मैं MBBS करने में या किसी और कोर्स को करने में लगाऊंगा, मुझे थोड़ा सा मेरे पैशंस को एक बार परस्यू करने दीजिए, शायद मैं कुछ कर जाऊं अच्छा। तो खुराफाती कीड़ा दिमाग था बचपन से ही, बस वो चीज़ें होती गई और अच्छी चीज़ें होती चली गई। तो 22 साल पहले करीब थिएटर शुरू किया एज एन आर्टिस्ट। स्टेज पर जाना शुरू किया। पहला प्ले मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में हुआ, अच्छा, और इट वाज कॉल्ड अनरा कुआं। एक नौटंकी शैली में थी, तो उसमें एक सूत्रधार का पात्र निभाया था मैंने। तो मेरे सामने बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे देश के, जिसमें पंकज कपूर जी थे, MK रैना जी थे, सीमा विश्वास बैठी थी, बड़े बड़े लोग बैठ के उस प्ले को देख रहे थे। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और 22 साल पहले उम्र थी, अब 20-22 साल के आसपास। तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। पहली बार हम जब यहाँ शहर से बाहर गए अकेले और टीम के साथ गए, और वहाँ होटलों में रुके और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बड़े बड़े लोगों से जब मुलाकात हुई, तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ तो, मतलब ये जो खुराफाती दिमाग है ये सही जा रहा है, सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। फिर रेडियो, फिर टीवी आया बीच में मेरे लिए। तो ETV के साथ काम किया करीब 7-5 साल। ओके, ETV के साथ काम किया। ओके, और ETV की जर्नी भी बड़ी मज़ेदार रही। वो लोग ऑडिशंस लेने आए थे गाने का, और मैं एक्टर बन के वहाँ पहुँच गया उनको। तो घुस गया बीच में ऑडिशन के, और पहुँच के अपनी कलाबाजी सब दिखाई मैंने। उनको अच्छा लगा, उनको मज़ा आया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और उन्होंने कहा कि आओ लखनऊ। तो लखनऊ रीजनल ऑफिस होता था ETV का, पहुँच गए वहाँ पर, पहुँच गए और जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन खूब नाम और खूब मतलब तवज्जो मिलने शुरू हुई। फिर इंडिविजुअल शोज़ मुझे मिले, फिर उसकी पेमेंट्स मिलनी शुरू हुई।
तो जब पैसा आने लगा थोड़ा सा तो क्रेज और बढ़ा, घर वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। एज अ इंडिविजुअल शो एज एन एंकर, एंकरिंग की शुरुआत बेसिकली मेरी वहीं से हुई, और मुझे एज एन एंकर उन्होंने होस्ट करने के लिए कहा कि आई एम द बेस्ट, करिए हमारा शो। ओके वो टैलेंट हंट शो था, तो वो मैंने पहली बार होस्ट किया, करीब 60-65 एपिसोड उसके किए मैंने। और एक टाइम पे रीजनल चैनल्स का बड़ा गजब का क्रेज था, हालांकि आज भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट एक दौर था आज से 15 साल पहले, तो वो शुरू किया और वो फिर अच्छा होता गया। फिर हमने एक सलाम यूपी किया, बनारसी बाबू में कुछ कैरेक्टर्स मैंने किए, ऐसे करते करते ये 4-5 साल की जर्नी। और इसी दौरान बीच में फिर अचानक से टपक पड़ा रेडियो, और रेडियो की जर्नी तो खैर बहुत ही अद्भुत थी। सन 2007 से शुरू किया रेडियो, और 7 से जो शुरू किया तो वो सिलसिला अब तक चल रहा है ये। तो ये छोटी सी जर्नी है मेरी। यस, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी लंबी आपकी जर्नी रही है, काफ़ी आपने क्रिएटिव, मतलब कि अपने को पूरा जो है इंडिपेंडेंट करके आपने जो है अपने पैशन पे लगे, और वो आपको जो है आज यहाँ तक लेके आए हैं। राइट। तो मैंने सर के बारे में देखा कि आपने सर बायो में लिखा था डायरेक्टर एंड वो एक्टर एंड डायरेक्टर, तो वो आपने इसी एक्टर डायरेक्टर, आज भी मैं डायरेक्शंस करता हूँ, प्लेस अपने शोज जो है वो डायरेक्ट करता हूँ उनको। एक प्यार है मेरा रंगमंच के प्रति। रंगमंच से मेरी कमाई होती है या नहीं होती है मायने नहीं रखता मेरे लिए, लेकिन रंगमंच ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर मुझे बोलना सिखाया, मुझे खड़े होना सिखाया, मुझे कैरेक्टर्स करना सिखाया, मुझे मॉड्यूलेशंस करना सिखाया कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेशंस में आसपास के लोगों को देखना, समझना, उनको ऑब्जर्व करना सिखाया। तो ये सारे काम मुझे थिएटर ने सिखाए। तो मुझे थिएटर ने जब सब कुछ दिया है तो मैं फिर उसके लिए रेडी हूँ, उसका हमेशा आभार प्रकट करता हूँ कि यार अगर थिएटर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता भी तो शायद मैं फिल्मों में कहीं काम कर रहा होता, कुछ कैरेक्टर्स कर रहा होता, लेकिन रेडियो, टेलीविजन, स्टेज, ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई जब मैंने थिएटर किया। और ये हाँ वो सब चीज़ें कनेक्टेड, एक दूसरे से सब जुड़ी हुई जी। तो इसी तरह से फिर एक्टर भी बना, एंकर भी बना और डायरेक्टर भी बना, अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ पिछले कुछ सालों से लगातार। तो ये है जर्नी मेरी। सब अपने रेडियो के बारे में बताए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में आपने काम किया? यार मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, ये बात है 2007 की, जब SFM लॉन्च हुआ था। ओके तो SFM की टैगलाइन बहुत सारे लोगों को आज भी शायद याद हो, झूमो जम के झूमो। वो पहला रेडियो स्टेशन मेरी ज़िंदगी में आया, जब रेडियो चैनल आया मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने एज अ म्यूज़िक मैनेजर एंट्री करी। तो मुझसे पूछा गया कि आप म्यूज़िक मैनेजर बनेंगे। मैंने कहा मुझे तो म्यूज़िक प्ले करना नहीं आता, मतलब मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं, म्यूज़िक मैनेजर मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बंदा जो सॉफ्टवेयर पे खेलेगा म्यूज़िक के साथ, और वो स्टेशन का म्यूज़िक कहलाएगा। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि शुरू से गाने बजाने, सुनना, ये सब का शौक़ था, और थिएटर चल ही रहा था, तो वो फोक से जुड़ा था मैं लगातार। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने पेरेंट्स से इजाज़त ली, तो इट वॉज माई फर्स्ट जॉब इन रेडियो। इट वॉज 2007 SFM। फिर SFM के बाद फिर मैं रेडियो मंत्रा दिल्ली पहुंचा, फिर रेडियो मंत्रा से फिर वापस आया। तो ये आना जाना इलाहाबाद, बम्बई, जमशेदपुर, फिर रेड FM, फिर फीवर FM दिल्ली, और फाइनली फिर FM तड़का, और अभी बिल्कुल लास्ट रेडियो गागा, जो मिडिल ईस्ट का इकलौता हिंदी ऑनलाइन ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन था, उसके साथ एज एन RJ मैंने काम किया। और ये जर्नी अब करते करते 17-18 साल की हो गई। तो ये सारे पड़ाव रहे ज़िंदगी में, अलग अलग तरह के काम किए। कहीं एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया, कहीं एज अ इन स्टोर म्यूज़िक मैनेजर भी काम किया। तो मेरा मानना ऐसा है कि मैंने ये सारे काम इसलिए किए क्योंकि मुझे लाइफ में ना बड़े सारे एक्सपीरियंस चाहिए, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी जब एक बार मिली है आपको, तो कम से कम कुछ एक्सप्लोर करने की गुंजाइश तो रखिए, है ना। और मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों पर जो ज़िंदगी भर सिर्फ एक ही चीज़ को ज़िंदगी में टारगेट रखते हैं, वो है पैसा। सिर्फ पैसा कमा लें ढेर सारा, बस वो ज़िंदगी शायद जी नहीं पाते, वो शायद ज़िंदगी को शायद इंजॉय नहीं कर पाते, शायद वो उस पैसे को ही इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पैसा कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिली है, ईश्वर ने एक बार आपको दी है, तो एक बार उसको यार मतलब माइलस्टोन बनाइए ना, कुछ आपके लोगों के बीच आपके उदाहरण बने कि यार ऐसा देखो, यार ऐसा कुछ करो यार। तो मेरा ऐसा मानना है। तो और उसी को परस्यू करता गया, लर्निंग चलती रही। बहुत गलतियां हुई, बहुत डांट पड़ी, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स खूब चले, लेकिन मज़ा बहुत आया ज़िंदगी में। आज जब आप सोचते हैं कि आपने जो पिछला करा
उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? तो आई एम 100% सेटिस्फाइड, मैं खुश हूँ 100% सेटिस्फाइड में। कुछ लोग शायद जो वीडियो देख रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि यार 100% सेटिस्फाइड का आदमी वो होता है जिसको कुछ सीखने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि संतुष्ट होना एक ऐसी एक ऐसा स्केल है जहाँ पर आप खुश होना सीखते हैं, आप खुश होने के मायने समझ चुके होते हैं। तो मैं कुछ वैसा ही अचीव कर चुका हूँ कि मैं खुश हूँ, पैसा कम हो या ज़्यादा हो मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैंने जो सोचा, अपने पैशन को मैंने परस्यू किया और अपने पैशन को ही प्रोफेशन में तब्दील किया। तो इट्स माय ऑनर, इट्स माय ग्रेट ब्लेसिंग्स कि मुझे पेरेंट्स से, ईश्वर से, जिनको मैं मानता हूँ, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने देखने को मिला और उनके आशीर्वाद से आज बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। और हमें भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यही है जर्नी बस। यस। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स रखे हैं। सबसे पहले जैसे आपने रेडियो के बारे में स्टार्ट किया है, तो मैं रेडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद हम लोग भी आगे भी और भी जॉनरा में आपसे जरूर जरूर जरूर। सो जैसे आपने बताया कि रेडियो से आपका काफी लगाव रहा है, रेडियो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली चीज को प्ले किया। तो आपका जो है रेडियो में कैसे आया कि मतलब कि रेडियो में भी कुछ करना है? रेडियो में दरअसल यही बात 2007 की जो मैंने शुरू में बताई जी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक प्राइवेट होटल में कुछ आरजेस के ऑडिशंस हो रहे हैं। तो आरजेस क्या होते हैं ये मुझे पता था क्योंकि मेरा दिल्ली आना जाना बहुत रहा, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ थे। थोड़े से सर तो मैं इसको बता दीजिए आरजे का। आरजे मीन्स रेडियो जॉकी, जो रेडियो पर अपनी बातों के लच्छेदार बातों से लोगों को जगा के रखे, अपनी जादूगरी दिखाए अपने शब्दों के खेल से, वो रेडियो जॉकीज हुए। तो रेडियो जॉकी एक ऐसा टर्म था जो शहर के लिए, प्रयागराज के लिए नया था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, वो भी नया था। तो कम लोग जानते थे कि आरजेस क्या हैं, जो लोग कनेक्टेड नहीं थे किसी मेट्रो सिटीज से। मैं ऑलरेडी कनेक्टेड था तो मुझे पता था, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी करूँगा, ऑडिशन दूंगा। और मैं कहीं से अपने काम से निपटाता हुआ और सीधा वहाँ पहुँचा, रेस्टोरेंट मतलब होटल, और मैंने जिस हालत में था मैंने उसी हालत में मैंने कहा कि मुझे भी आरजे का ऑडिशन देना है। तो ये मुझे पता था कि आरजे बोलते बड़े खूबसूरती से हैं, बड़ा सजा के बोलते हैं, जितनी मेरी समझ थी उस दौरान जी। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और करीब 8-10 लोग बैठे थे अंदर और बड़े बड़े लोग बैठे थे SFM के। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, क्या है ये बैग में, क्या है। तो मैंने कहा इसमें कुछ म्यूज़िक कैसेट्स हैं, उसका कैसेट्स चलते थे तो कैसेट्स का दौर भी था। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद है? मैंने कहा बहुत पसंद है। क्या क्या सुनते हो? फिर मैंने बताया कि मैं ये चीज़ें सुनता हूँ। बोलते कैसे हो, क्या करते हो? मैंने कहा मैं थिएटर कर रहा हूँ, थिएटर के साथ साथ कुछ। तो उन्होंने कहा थिएटर का कुछ डायलॉग सुनाओ, कुछ जो लेटेस्ट किया हो वो सुनाओ, कोई कैरेक्टर करके दिखाओ, इलाहाबादी में क्या बोलते हो तो वो करके दिखाओ। इस तरह से वो बहुत सारे लंबा प्रोसेस चला, 1-1.5 घंटा मेरा ऑडिशन चला। तो मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो गया। और ये अचानक से फिर करीब 1 हफ्ते बाद मेरे पास फ़ोन आया और पूछा गया कि आप क्या म्यूज़िक मैनेजर बनेंगे हमारे इस चैनल का। तो मैंने कहा कि म्यूज़िक मैनेजर होता क्या है यार ये? तो उन्होंने कहा कि म्यूज़िक स्टेशन की जान, जो म्यूज़िक प्ले करता है जो बंदा, वो म्यूज़िक मैनेजर हुआ। मैंने कहा ठीक है करूँगा। फिर मैं बनारस चला गया ट्रेनिंग पर, ट्रेनिंग से लौटा, फिर मेरी जॉइनिंग हुई, सब कुछ हुआ, फाइनल हुआ। और जो रेड FM आज आप सुनते हैं इलाहाबाद में, वो उसका ऑफिस से लेकर सब कुछ अपने सामने बना, सब कुछ अपने सामने देखा। और वो एक दौर था जब हम लोग छतों पर बैठ के रिहर्सल्स करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और स्टूडियो बन रहा था। जॉइनिंग हो चुकी थी और सब कुछ हो चुका था, बट स्टूडियो अभी तैयार नहीं था। तो वो सब कुछ हमारे सामने रेडी था। वो टाइम देखा हम लोगों ने। फिर वो जर्नी शुरू हुई, फिर एज अ म्यूज़िक मैनेजर मैंने काम शुरू किया, म्यूज़िक लॉन्च हुआ, और धीरे धीरे और जैसा खुराफाती दिमाग था तो फिर मैंने कुछ म्यूज़िक प्रोडक्शंस पे काम शुरू किया, कुछ और प्रोडक्शन शुरू किया। फिर ये इस बीच आया एक बबलू कैरेक्टर आया जो इलाहाबादी है, उसने बड़ा नाम पहचान इसके बारे में मेरे को जानना है। वो बबलू यार एक ऐसा खुराफाती कैरेक्टर था जो बहुत सारी बकवास करता था, खूब लंबी लंबी हाँकता था। और अपने शहर में बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कहते हैं कि हमें अमिताभ बच्चन की बात न किया करो यार, मिस कॉल दे पड़ा से तब कॉल बैक कर रहे थे यार वो। तो वो जो दौर है ना, वो जो स्टाइल है लोगों का कि हमें 4 कचौड़ी खाए लो, समझ लो गंगा नहा लिया। तो वो एक स्टाइल जो इलाहाबाद का है, उसी को मैंने पकड़ा और वही सारी जो अपने आसपास की ऑब्जर्वेशंस थी लोगों की, उसी को मैंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करी मेरे और कलीग्स के साथ, टीममेट्स के साथ। और वो धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलप हुआ।
और उसका नाम रखा गया बबलू बकैत। फिर उसकी वॉइसिंग शुरू हुई, फिर वॉइस किया उसकी, और धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो हर आदमी के फ़ोन में आने लग गया, हर आदमी के पास होने लग। एक्चुअली वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था, तो लोग पहचानते नहीं थे मुझे, और हमारी पहचान बड़ी गुप्त रखी जाती थी उस दौरान। रेडियो जॉकीज को लोग नहीं देखते थे, लोग नहीं पहचानते थे कि कौन कर रहा है ये सब कुछ। सिर्फ एक इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट की हुई थी इतनी ज़्यादा, सिर्फ ऑडियो से, कि लोग सिर्फ इमेजिन करते थे कि बबलू बकैत जो होगा बड़ी बड़ी मूछें होंगी, पान खा रहा होगा, धोती पहनी होगी, कुर्ता पहना होगा, वो गमछा लगाया होगा। वो वैसे ही इमेजिनेशंस लोगों के दिमाग में थी जी। फिर कभी कभार किसी को इंट्रोड्यूस करना होता था, किसी स्पेशल गेस्ट को या किसी हमारे खास क्लाइंट को, तो उनसे जब मिलते थे हम लोग, जब मैं मिलता था या मुझसे मिलवाया जाता था, तो बड़े सरप्राइज हो जाते थे कि ये हमने तो सोचा था यार कुछ और ही होगा, ये तो कॉन्वेंट का स्टूडेंट रहा है, ये तो कैसा दिखता ही नहीं है, ये तो जैसा हमने सोचा था। तो ये एक जो बड़ी खूबसूरत सी दुनिया थी, इस दुनिया को मैंने बहुत इन्जॉय किया। एंड थैंक्स टू रेड FM जो चैनल, जिन्होंने ये मौका दिया था मुझे कि मैं कम से कम अपनी चीज़ों को रख सकूं। और मेरे जो हेड्स थे, जो प्रोग्रामिंग हेड्स थे, जो और बाकी लोग थे, रीजनल हेड्स थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस कैरेक्टर को। और वो धीरे धीरे एक बजाते रहो अवार्ड होता है रेड FM में, वो फिर मुझे मिला उस बदौलत, पहला अवार्ड जी, जो नॉर्थ इंडिया में मिला था। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, गर्व का विषय था मेरे लिए कि जो मैंने काम किया उसके बदले में कुछ मुझे अप्रिसिएशन मिला। और हर कलाकार एक अप्रिसिएशन का भूखा होता है कि उसको ताली मिले, उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो एक करियर का एक बहुत अच्छा पड़ाव था वो, ज़िंदगी का मज़ा आया। उस बीच फिर और कई चैनल्स के लिए मैंने काम किया। मैं क्विट करके बाहर गया, दिल्ली रहा, मुंबई रहा। फिर रेड FM ने ही मुझे जमशेदपुर भेजा कि आप प्रोग्रामिंग टीम संभालिए एज अ हेड। तो मैं एज एन हेड पहुंचा, वहाँ संभाला, झारखंड का फ्लेवर समझा, और वहाँ पर मेरी मुलाकात जमशेद जी टाटा जी से हुई। यस। फिर इस बीच फिर अब बच्चन साहब का इंटरव्यू करने हम लोग पहुंचे, उनको अमरूद खिलाया हमने, इलाहाबादी अमरूद। यहाँ पर RJ आकृति हुआ करती थी, तो आकृति हम सब ने मिल के पूरी टीम ने डिज़ाइन की चीज़ें, और वो बड़ी खूबसूरत सी एक्टिविटी थी कि इलाहाबाद से आए अमरूद लेकर आए हैं। तो वो बच्चन साहब को हमने अमरूद खिलाया, सुरखा जो रेड अमरूद, इलाहाबाद का जो फेमस अमरूद है, वो खिलाया। भूतनाथ सेट्स पे जाकर उनको प्रॉपर खिलाया हमने। भूतनाथ फिल्म चल रही थी, शूटिंग चल रही थी, तो उनके वैनिटी में बैठे 1 घंटा हमने उनको इंटरव्यू किया, खिलाया, बातचीत करी। वो सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आजकल, लोग देख सकते हैं उसको। तो ये कुछ ऐसी जर्नी रही ज़िंदगी की जो बहुत ही मज़ेदार रही, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप मिले, इतने सारे लोगों से बात करी, सीखा, कुछ अच्छी चीज़ें समझी, कुछ बुरी चीज़ें छोड़ी। ये प्रोसेस है लाइफ को जीने का। तो यही लेसन है लाइफ के, यही जो आप लोगों से जितना ज़्यादा मिलते हैं, जितना एक्सप्लोर करते हैं लाइफ को, जितना घूमते हैं, जितना ट्रैवल करते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ी लर्निंग कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकता। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लाइफ की, है ना, जो आप गलती करते हो वही आपको सिखाता है कि अब ये गलती नहीं करनी है, वही टीच करता है। तो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया बहुत कुछ, और इस पे एक बड़ा सपोर्ट रेडियो का रहा, जैसा आपने कहा। यस। तो मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे, कैसे पूछूं मैं आपसे एक एक करके। एक क्वेश्चन जो लाइन अप करके मैं पूछता हूँ, हाँ, बबलू बकैत नाम कैसे पड़ा? हाँ, बबलू बकैत एक्चुअली हमारा जो प्रोग्रामिंग हेड था, उसने मुझसे कहा यार कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो बड़ा इलाहाबादी हो। तो मैंने कहा कि इलाहाबाद में, हाँ, मैंने कहा इलाहाबाद में हर दूसरे लड़के का निक नेम जो होता है वो पप्पू, गुड्डू, बबलू, पिंटू, है ना, ये सब होता है जी। तो उसने कहा कि फिर हम लोगों ने नाम लिखने शुरू किए, करीब हमने 1 दर्जन नाम लिखे। नाम लिख के फिर लोगों से पूछा, अच्छा क्या नाम होना चाहिए, अच्छा क्या नाम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसका नाम बबलू रखते हैं। तो बबलू क्या, मैंने कहा बबलू बकैत। ऐसी रैंडमली आ गया नाम। तो ये हुआ कि चलो कुछ करते हैं इस पे और कुछ बनाते हैं। तो फिर वो बबलू बकैत जब आया दिमाग में, तो मुझसे कहा गया कि यार कुछ सोचो, इस पे कुछ लिखो। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रेडियो जॉकी या रेडियो में काम करने का मतलब सिर्फ वो स्टाइल मारना है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। रेडियो जॉकी या रेडियो में काम करना उतना ही संघर्षपूर्ण है जितना कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो। आप हर बार एक नए आर्टिस्ट को लेकर आते हो और पॉडकास्ट करते हो जी। इसी तरह से हम हर दिन कुछ सोचते थे, उसको लिखते थे, उसको डिजाइन करते थे, आज भी करते हैं। जो भी रेडियो वाले लोग हैं या पॉडकास्ट वाले जितने भी लोग हैं या जो भी क्रिएटिव लोग हैं जी, वो बड़ी मेहनत करते हैं उसको तैयार करने में। उसकी तैयारी आपको यहाँ सामने दिख रही है। आज हम आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे आपने कितनी मेहनत करी है
वो आपका दिल जानता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही रेडियो में भी है। तो रेडियो में हमने फिर लिखना शुरू किया, फिर एक्सपेरिमेंट में उसकी वॉइसिंग शुरू करी, कई तरह की वॉइस बना बना के हमने एक्सपेरिमेंट बनाया, Experiments किए। फिर उसको लोगों के बीच, अपने इंटरनल ऑफिस के लोगों के बीच सुनाया, फिर उसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ें निकल कर आई यार ये मज़ेदार है, तो फिर उसको हमने ऊपर अपने बॉसेस को भेजा दिल्ली ऑफिस, उनमें से भी सिलेक्शंस हुए, फिर उसमें ये हुआ कि ये अच्छा है, सबसे अच्छा ये, इसी को प्रोसीड करो। फिर वो बबलू बकैत धीरे 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 हफ्ते में 1-2 बनता था, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 3-4 बनने लग गए, फिर बहुत जल्दी जल्दी रोटेट होने लग गए। फिर जैसे कोई घटनाएं हो रही हैं शहर में या दुनिया में, उससे को रिलेट करते हुए मैं लिखना शुरू कर दिया मैंने, ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जी। तो वो लोगों को पसंद आने लगा, फिर मज़ा आने लगा लोगों को, हमें भी मज़ा आने लगा, फिर डिमांड आने लगी, फिर फ़ोन कॉल्स आने लग गए आरजेस के पास कि बबलू भैया से बात कराइए। फिर बबलू भैया जो है वो आकृति के साथ, और एक शशांक एक आरजे था यहाँ पर, उसके साथ, फिर गोविंद के साथ, ऐसे बहुत सारे आरजेस के साथ फिर वो कनेक्शन हमने बनाया, और बबलू बात करता था सबसे और लोगों से इंटरेक्ट करता था, लोगों के सवाल आते थे, फिर सवाल हम लोगों के जवाब देते थे अपने स्टाइल में, बबलू के स्टाइल में। तो लोगों को बड़ा मज़ा आता था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने शहर का है, और लोग उससे को रिलेट करते थे अपने आसपास के लोगों को, यार ये तो हमारी जैसी बात हो रही है। जो आज सिनेमा हो गया है, आज ओटीटी में जो हाल है कि ओटीटी में आप जो भी फिल्में देखो, उसमें मैक्सिमम फिल्में आसपास के घरों की होती हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज की होती हैं, और वो फिल्में बहुत हिट हो रही हैं, लोग बहुत रिलेट, गुल्लक जैसी फिल्म, जी, लोग बहुत रिलेट करते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो वो वैसा ही कुछ था बबलू। तो वो धीरे धीरे इतना मैसिव पॉपुलर हुआ कि बड़ा ऊपर वाले का थैंक यू है कि इतना हिट हुआ कि लोगों ने बहुत प्यार किया उसको, और बड़ा मज़ा आया। तो उसी का एक दूसरा रूप फिर अलग अलग अंदाज में मैं अलग अलग तरह से लेकर आया और दूसरे चैनल्स में, लेकिन वो जो ओरिजिनलिटी थी उसकी, जो वो खूबसूरती थी, वो फिर बबलू ही रह गया। यस। लेकिन आज भी मैं बता दूं साहिल आपको जी कि बहुत सारे लोग जो मुझे पुराने जानने वाले हैं, आज से 10-15 साल से जान रहे हैं, वो आज भी उनके फ़ोन में मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बबलू भैया। यस। तो ये अचीवमेंट है मेरी ज़िंदगी का, ये मुझे टाइटल मिला बब खुशी देता है मुझे ये कि चलो एक कैरेक्टर ने मुझे एक पहचान दी। बिल्कुल। तो ये था बबलू। आपको शायद मैं पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि आज से 7 इयर्स पहले मैं भी आकाशवाणी रेडियो स्टेशन है अपने प्रयागराज का, वहाँ पे मेरे को एज अ मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट करके मेरे को इनवाइट किया गया पियानो प्ले करने के लिए। अरे ग्रेट। तो संडे शो होता था, उसका नाम था बाल संग कार्यक्रम। बाल संग कार्यक्रम, जी। राइट। तो संडे मेरे को बुलाया जाता था, तो मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस देता था। ग्रेट। एक बार वहाँ की चेयरमैन, इसमें नाम बोल रहा हूँ उनका, उन्होंने मेरे को नोटिस किया क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी भी वहाँ पे आर्टिस्ट है, तो उन्होंने मेरे को नोटिस किया, उन्होंने कहा कि इसका इंटरव्यू लिया जाए। अच्छा। सो उस समय मेरा प्रॉपर जो भाषण कार्यक्रम का, उसी के बीच में, क्योंकि आधे घंटे का भाषण कार्यक्रम, उसमें जो 10 मिनट्स का वो टाइम पीरियड था, उसमें मेरा प्रॉपर 10 मिनट्स का मेरा वो इंटरव्यू लिया गया। अरे वाह, ग्रेट। उसके बाद मेरे को मतलब 500 का वो भी मिला, चेक भी मिला, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। मेरी पहली कमाई कह सकते हैं उसको। वो उस समय की अचीवमेंट थी मेरी कि मैंने कुछ किया, मतलब उस समय। ग्रेट। ओके। मैं भी कुछ रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा। सो आपने जैसे बताया कि आपने जो अपनी स्टोरी बताई है, जर्नी की स्टोरी, उसमें आपने बताया काफ़ी सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने नई अडॉप्ट करी। क्या क्या चीज़ें आप जो छोड़नी पड़ी? छोड़ने वाली चीज़ों में यार गले का काम था, आर्टिस्ट हूँ मैं, तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना सबसे पहले शुरू कर दिया। बहुत नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास से हटा दिया, अपनी ज़िंदगी के आसपास से बहुत सारे नेगेटिव लोगों को मैंने बाय बाय कर दिया। ओके। कुछ को ब्लॉक कर दिया, कुछ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ को अनफॉलो कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब आप पॉजिटिव रहते हैं और आपके आसपास लोग पॉजिटिव रहते हैं, तो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और वही आपकी क्रिएटिविटी में काम आती है। हालांकि उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा, ऐसे लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जो हर चीज़ में नेगेटिव है, हर बात में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ ना शब्द है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा और आज भी देखता हूँ ऐसे लोगों को। फिर एक चीज़ और थी बड़ी इम्पॉर्टेंट कि मैं चूँकि एक आर्टिस्ट हूँ, तो ये जो हम 3 शब्दों का इस्तेमाल रेडियो पर करते हैं जिस पे नहीं करनी चाहिए बात, दैट इज़ सेक्स, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन।
इसको थोड़ा सा मैंने बचाना शुरू किया अपनी बातों में, अपने क्रिएटिविटी में, कि मैं किसी के लिए भी ना बायस्ड हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, ना किसी के विपक्ष में हूँ। तो मैंने अपनी कोई कॉमन ओपिनियन जो देनी चाहिए वो कभी इस तरह से पब्लिकली नहीं दी। अगर मेरे मन में किसी पार्टी को लेकर या किसी थॉट को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई पक्ष या विपक्ष की बात है तो वो ज़्यादातर मेरे मन में या मेरे आसपास के लोगों तक सीमित रही। इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बचाया ओके कि मैं एज एन आर्टिस्ट दिखूं, आर्टिस्ट के तौर पर लोग मुझे जाने, ना कि लोग मुझे किसी कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश करें। उस चीज़ से मैं बचा काफ़ी। अपनाई बहुत सारी चीज़ें, लोगों को देखना सीखा, लोगों को देखने का नज़रिया, फिल्में देखने का नज़रिया, रेडियो सुनने का नज़रिया, गाने सुनने के तरीके, फिर उसके बीच की ट्रिविया, फिल्मोग्राफी, बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब आप काम करते हो और जब आप रिसर्च वर्क करते हो तो कितना हद तक आप जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, सीख सकते हो। उस पर राइटिंग शुरू करी तो राइटिंग में ये जो बबलू जैसा कैरेक्टर आया, ये लिखना शुरू किया। पहले नहीं लिखता था मैं, धीरे धीरे पोएम्स लिखनी शुरू करी, ब्लॉग्स लिखने शुरू किए। ये सब ड्यूरिंग दिस रेडियो आया। फिर जाके अपने बायो में राइटर भी आप फिर मैंने कुछ गाने लिखे। फिर मैंने इलाहाबाद में भी एक गाना बजता है जो आप लाइन वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ी के कूड़े वाली गाड़ियों पे सुनते हैं, हाँ, धरती माँ ये बतलाए कि कूड़ा कचरेदान में डालिए, वो गाना मैंने लिखा। ओके एक गाना आया बिट्टू बकैत, अच्छा, वो यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड कर रहा था वो गाना मैंने लिखा। फिर एक स्वच्छता पर गीत लिखा मैंने, एक झोला सॉन्ग लिखा मैंने, फिर कई चुनावी गीत लिखे मैंने। तो ये करते करते एक ऐसा टाइम आया जब मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला मेरे हिसाब से, वो था रेलवे के लिए गाना लिखना। ओके इंडियन रेलवे के लिए एक कैरेक्टर बनाया, उसका नाम था गप्पू भैया। अच्छा, वो गप्पू भैया लिखा मैंने और उसकी कॉम्पोजिशन इलाहाबाद में सर्वेश सिंह जी ने करी। हम दोनों लोगों ने मिलकर उस गाने को बनाया, कंप्लीट कंपोज किया और उसको लॉन्च किया इंडियन रेलवे के चेयरमैन मिस्टर विनोद यादव जी ने। ओके इलाहाबाद हेडक्वार्टर में उसको रिलीज़ किया गया ऑफिशियली। हालांकि उसमें मेरा कहीं नाम नहीं था क्योंकि एक तरह से वो गाना बना रेलवे के लिए बना था, तो रेलवे ने उसे परचेज कर लिया। तो उसमें कहीं क्रेडिट में नाम नहीं है। लेकिन कभी भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए हिंदी स्पीकिंग बेल्ट पे, खासतौर से एनसीआर के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, अगर आपको वहाँ पर गप्पू भैया दिख रहे हैं कैरेक्टर और गाना सुन रहे हैं आप, तो आप समझिए कि वो गाना मैंने, राहुल चावला ने गाया और मैंने ही लिखा उस गाने को। तो ये कुछ ऐसे, ये भी एक दौर आया कि मैंने लिखना शुरू किया जी। अभी एक वेब सीरीज़ में लिख रहा हूँ। अच्छा, और वो करीब 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। उसको मैंने करीब 8 एपिसोड करीब लिख लिए मैंने। अब और सोच रहा हूँ, अभी कई महीनों से चल रही है वो प्रोसेस, क्योंकि वो इतने एकदम से नहीं आता। कभी कभी ऑल ऑफ सडन बहुत खूबसूरत चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में। क्रिएटिविटी यही होती है। और क्रिएटिविटी का ये आलम है कि अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, यू सेड कि नोट्स पे मैं लिख लेता हूँ, जी, तो मैं भी वही करता हूँ। राह चलते अगर मुझे कोई थॉट आ गया तो मैं अपने फ़ोन के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या अगर टाइम है तो नोट पैड पे फटाफट से नोट कर लेता हूँ ताकि वो भूल ना जाए मुझसे। तो ये एक प्रोसेस है जो नए लोग हैं ना, जो सीख रहे हैं चीज़ों को, उनके लिए एक बहुत अच्छा टिप है ये, कि जब कुछ थॉट आए तो उसको जाने मत दीजिए, नोट डाउन, उसको कहीं ना कहीं तुरंत नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि वो दिमाग में चलता रहे और वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। यस। तो जैसा आपने बताया, तो आप जो अभी स्टोरी लिख रहे हैं वो किसी प्रोडक्शन के लिए लिख रहे हैं? एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके लिए लिख रहा हूँ। ओके, लेकिन वो जब फ्लोर पर आएगी, जब चीज़ें फाइनल होंगी, तब उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन है वो भी इलाहाबादी कहानी। अरे वाह, हाँ, वो जो मेरा फ्लेवर है, जो मेरा जॉनर है हाँ, इलाहाबादी, जी। उसी के इर्द गिर्द की कहानी है और 90s की कहानी है। अच्छा, एक पर्टिकुलर आदमी है, उसकी कहानी है और वो लिखता जा रहा हूँ मैं। और हर एपिसोड में उसका एक नया रूप, एक नया रंग, एक नया कलेवर आपको देखने को मिलेगा, अगर वो चीज़ें फाइनल होती है तो। यस। ओके। तो जैसा आपने बताया कि आप वॉइस ओवर्स भी आप कर रहे हैं, आप कितने चैनल्स के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं, और बताइए जरा से इसके बारे में। यार, वॉइस ओवर का जो काम शुरू किया ना, वो रेडियो के साथ साथ ही धीरे धीरे शुरू हुआ। लोगों को जब काम पसंद आया तो फिर एक संस्था है जो हरिद्वार में है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार की स्थापना करी थी। और वो गायत्री परिवार जो था, उनके संस्थापक जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने करीब अपने जीवन में 3200 किताबें लिखी, 3200, जो एक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। वहाँ के हमारे कुछ खास लोग परिचित थे हमारे, उनमें से एक रेणु जी हैं। उन्होंने हमसे कहा कि राहुल जी, हम चाहते हैं कि
आप अपनी आवाज़ में गुरुजी की एक किताब करिए, तो एक सैम्पल हमें चाहिए जो हम वहाँ पर भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, भेजता हूँ। मैंने कुछ करीब 5-7 मिनट का एक ऑडियो उन्हीं की किताब का इंटरनेट से ढूंढ के और उसको रिकॉर्ड किया, पढ़ के रिकॉर्ड किया और पढ़ के और भेज दिया चैनल वहाँ पर, शांति कुंज हरिद्वार। ओके। वहाँ से करीब 8-9 दिन बाद मेरे पास कॉल आई जो वहाँ के मीडिया हेड है वहाँ से कि राहुल जी आपका ऑडियो तो बहुत अच्छा है और अच्छा लगा हमें, क्या आप आगे आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा, कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो फिर वो 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, ऐसे करते करते आज 300 घंटे से ज़्यादा की बुक्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ उनके साथ। और अभी भी प्रोसेस वो चल रहा है, वो सिलसिला चल रहा है पिछले 2-3 सालों में। फिर मुझे अयोध्या बुलाया गया, अयोध्या में एक बड़ा समारोह हुआ, तो उन किताबों का संकलन था, करीब 20 किताबें हैं जो पॉकेट बुक्स है, छोटी छोटी, जी 200 पन्ने, 150 पन्ने ऐसे इतने हैं। उनका नाम रखा गया क्रांतिधर्मी साहित्य। ओके। उस क्रांतिधर्मी साहित्य को लॉन्च किया और मुझे वहाँ पर प्रशस्ति पत्र मिला मंच पर। और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो लाखों लोगों में से किसी को नहीं मिलती, या लाखों लोगों में किसी एक को मिलती है। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, ईश्वर का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो भी चीज़ें मिली वो बड़ी अच्छी अच्छी मिली। हाँ हाँ हाँ। और वो बुक मैंने करी, फिर वो उस बुक्स को करने के दौरान मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं अच्छा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर सकता हूँ। तो वो चल तो रहा था सिलसिला, लेकिन पूरी तरह से एकदम फुल फ्लेज जिसको कहते हैं वो कॉन्फिडेंटली चला। फिर मैंने अपना सेटअप डाला पूरा, और फिर इस देश के करीब 20 से ज़्यादा चैनल्स हैं, रेडियो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके लिए मैं उनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और हिंदी वॉइस करता हूँ। कुछ चैनल का नाम बता सकते हैं? यूनिवर्सल साइंस एक चैनल है, जॉब एंड ज्ञान के नाम से एक चैनल है, एक फैक्ट्स वेल के नाम से चैनल है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ कार्टून फिल्में कर रहा हूँ मैं, एनिमेशन को वॉइस कर रहा हूँ मैं। जी। एक साथ 8-8 कैरेक्टर्स, एक साथ एक कहानी में 20-20 कैरेक्टर्स, सब मतलब कि एक ही सीरीज एक सीरीज में कितने सारे कैरेक्टर्स, वो सारे मैं कर रहा हूँ, देते हैं, सब कर रहा हूँ। हाँ यस। और फिर आज से 3-4 साल पहले मेरे साथ मैं जुड़ा पॉकेट एफएम के साथ। पॉकेट एफएम, तो पॉकेट एफएम में भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड निकली थी, तो मैंने वहाँ भी अप्रोच किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वहाँ कर लो। तो आज मेरे साथ मतलब आज मैं करीब 14वीं कहानी, 14th स्टोरी कर रहा हूँ पॉकेट एफएम के लिए। उस कहानी को आप सुन सकते हैं, उसका नाम है तेजस। ओके। तो तेजस में करीब अभी 350 एपिसोड्स में कर चुका रिकॉर्ड। 350, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा प्लेज हैं। यस। और ये स्टार्ट्स आप देख सकते हैं, जब आप डाउनलोड करेंगे ऐप तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि कितने प्लेज हैं, क्या है। उसमें राहुल चावला के नाम से आप मुझे ढूंढेंगे तो मैं पॉकेट एफएम पे बड़े आसानी से मिल जाऊंगा। उसमें बहुत सारी कहानियाँ, फरेब, गंदी बात, तेजस, रक्त पढ़ना, रक्त मंथन, मिस्टीरियस टाउन हॉल, ऐसे करीब दर्जनों कहानियाँ हैं जो मेरी आवाज़ में है। नॉट स्पॉन्सर्ड बट मेरे कहने से आप लोग जरूर सर के लिए एक बार जो है डाउनलोड करके सर की कहानियाँ सुनिएगा। हाँ, इसमें स्पॉन्सर यार बीप लगा दे। तो ये वॉइस ओवर का ऐसे सिलसिला चला। आप कह रहे बीप लगा देंगे लोग कुछ आगे समझ लेंगे। आप फिल्मादी को जानते हैं, बीप का मतलब। हाँ तो बीप कुछ मत लगाइएगा। अच्छा ओके। हाँ, तो ये वॉइस ओवर का सिलसिला ऐसे चला। तो स्टार्ट हुआ था बबलू से। हाँ। और आज अपने दुनिया तक मैं आ गया हूँ कि अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। और हजारों कैरेक्टर्स को आपने आवाज, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब कैरेक्टर्स किए। कुछ पसंद आए लोगों को, कुछ नहीं पसंद आए, और ये होता है। कोई आप एक महारथी नहीं है कि सब कुछ आपको आता होगा। तो जो पसंद आए वो रिपीट हुए, उनकी डिमांड्स बार बार आई कि आप इस कैरेक्टर को फिर से कर दीजिए। तो ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स किए। और यही वॉइस ओवर्स का मज़ा है कि आपको लोग देख नहीं पाते, लेकिन आपको लोग सुन पाते हैं और सुन के आपको इमेजिन कर पाते हैं। यस। तो अगर आपकी रेडियो जॉकी की जो जर्नी थी उसकी अगर हम लोग बात करें तो ऐसा पूरा जो टिपिकल डे था, पूरा शेड्यूल क्या होता था एक रेडियो जॉकी का? यार रेडियो जॉकी का टाइम बड़ा मज़ेदार बीतता है। हाँ। और बड़ा चैलेंजिंग भी होता है। हाँ। क्योंकि सुबह ऑफिस पहुँचे तो सुबह का अगर शो डिज़ाइन करना है मिलके, या शाम का शो डिज़ाइन करना है, या कुछ चीज़ें नई लिखनी है तो वो लिखना शुरू किया, उस पर कॉन्सेप्ट पे फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए, फिर राइटिंग सेशंस हुए,
फिर कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए स्क्रिप्टिंग करता था, तो बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स सेल्स के लोग थे वो आते थे कि यार राहुल ये बना दो, यार ये ऐसा सोच लो, कुछ ऐसा आइडिया ले लो, ये एक ऐसा ऐड बना दो, एक ऐसा ऐड बना दो। और हर चीज़ बड़ी नपी तुली टाइम को लेकर बड़ी पंक्चुअल होती थी रेडियो में, आज भी होती है। तो रेडियो में ये था कि 10 सेकंड का ऐड बनना है तो 10 सेकंड का ही ऐड होना चाहिए, 30 सेकंड्स का ऐड है तो 30 सेकंड में ही आपको सारी बात कहनी है। कई बार रिजेक्शंस होते थे, कई बार अप्रेज होता था हमारा ऐड। तो ये दिन भर की प्रोसेस था कि कभी कोई शो हमने डिज़ाइन किया और वो पहली 2 लिंक्स गई, रेडियो जॉकी ने बोली और वो मज़ा ही नहीं आया हमें, प्रैक्टिकली हमें मज़ा ही नहीं आया कि यार ये तो मज़ा ही नहीं आया यार। या कभी कभी ऐसे भी चैलेंजेस होते थे कि हमने कोई क्वेश्चन ऑन एयर किया कि आज का सवाल ये है ना, और सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है कोई, अब कैसे करें, अब कैसे मैनेज करें इसको। तो ये सब इतना टाइट शेड्यूल में होता था सब कुछ कि समय जा रहा है, समय भाग रहा है ना, क्लॉक चल रही है, लिसनर्स जुड़े हुए हैं, लिसनर्स सुन रहे हैं और आपको उसी बीच अपनी सारी बात कह डालनी है मज़ेदार तरीके से। और सबसे बड़ा चैलेंज रेडियो का जो है, लाइव रेडियो स्टेशंस का, ये है कि आपको हर दिन कुछ नया करना है और उसी 10 घंटे 8 घंटे के टाइम स्पैन के अंदर करना है। लेकिन रेडियो ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई कि प्री प्लानिंग कैसे होती है। हमें अगर ईद आने वाली है, एक डिक्लेयर्ड डेट है या दशहरा है या कोई भी XYZ कुछ भी है दुनिया में, अगर कुछ प्री डिक्लेयर्ड है तो हम कैसे चीज़ों को बनाएंगे, कैसे उस पर प्लान आउट करेंगे, हमारा कॉल टू एक्शन क्या होगा, हम प्रोमो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हम फिर धीरे धीरे वीडियोस की तरफ आने लगे, ज़माना बदला तो धीरे धीरे आरजेस वीडियो में दिखने लग गए। तो वीडियो में कैसे दिखेंगे, हम वीडियो कैसा बनाएंगे, हर दिन एक नया वीडियो कैसे जाएगा, रील्स कैसे जाएंगी, ये इतना चैलेंजिंग होता है कि दिन भर कैसे निकल जाता है चुटकियों में आपको पता ही नहीं चलता है। फिर उसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्शंस हैं, कुछ और आप एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। जैसे हम लोग मेरे टाइम पे सोचते थे कि यार कुछ ऐसा और कंटेंट सोचें, जैसे हम कुछ डिटेक्टिव सीरीज़ बना रहे थे, हम हॉरर सीरीज़ बनाने पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कव्वाली बनाते थे हम पर डे, रैप लिखते थे डेली, रैप गाते थे हम डेली, ऑलराउंडर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दिन भर करते थे, यू नो। और शो में क्या खासियत होगी आज के, शो पूरा प्लान करना, प्रेप शीट्स बनाना, हुक्स क्या होंगे, कौन से गाने बज रहे हैं, उसके पीछे आगे पीछे उसका ट्रिविया क्या है, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी प्लानिंग्स होती थी कि दिन भर बहुत जल्दी निकल जाता था और बड़ा हेक्टिक होता था। कभी कभी खाना खाने का समय नहीं मिलता था, कभी कभी मौज होती थी कि यार अब सब आज कल का सब प्लान है, पूरा प्लान है। तो ये कुछ ऐसा होता था। तो बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है रेडियो जॉकीज़ की, और रेडियो की जो रेडियो में काम करते हैं बहुत मज़ेदार भी है और बहुत चैलेंजिंग भी है एक्चुअली। तो मज़ा आता था। सो जैसे आपने बताया कि रेडियो में लाइव ऑन एयर जैसे होता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है कि मैनेज नहीं हो पाता है कभी कभी, कि जो लाइव लिसनर सुन रहे हैं कभी साइलेंस हो जाए, गाना बजाए कि क्या करें, कुछ कमेंट नहीं करते। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ कभी ऐसा सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी लाइव स्टेशन पे लाइव रेडियो जॉकी नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब आया राजस्थान पत्रिका के साथ जुड़ा, जब मैं FM तड़का के साथ, तो हमारा डेफर्ड लाइव होता था। डेफर्ड लाइव मतलब हो गया कि मैंने बोला, रिकॉर्ड किया और कुछ मिनट के बाद वो प्ले होता था। तो मेरे पास टाइम होता था कुछ भी तैयारी करने का, लेकिन हाँ ये शर्त ज़रूर थी कि एक दिन पहले हम तैयारी करते थे उसकी एक प्रेप शीट तैयार होती थी, एक पूरा डिज़ाइन होता था कि कल क्या करने वाले हैं हम, 4 घंटे के शो में हम क्या क्या करेंगे, कौन से सेलिब्रिटीज़ होंगे, कौन से शहर के स्टार्स होंगे, क्या इंटरव्यू हम करेंगे, क्या मुद्दा होगा। और साथ साथ स्पार्कलर्स में करता था, एक लुलवा कुमार के नाम से एक कैरेक्टर था। अच्छा, तो वो लुलवा कुमार को भी लिखना मुझे, उसकी वॉइस भी करना। थोड़ा करके बताइए। वो ऐसे बोलता था कि जैसे निगाहें डांस करती है पलकों के पैमाने पर और मेरा दिल झूम उठता है आपके मुस्कुराने पर, बोलिए वाह वाह। तो एक लड़की काउंटर करती थी कंगना रनौत की आवाज़ में, लोलवा जी आप एकदम लोलवा ही रहेंगे। कहा मैडम कुछ नहीं, ये ऐसे ख़त्म हो जाता था। तो हर बार लोलवा जो है वो एक नई शायरी के साथ, कुछ बकवास सी शायरी, एकदम वियर्ड सी शायरी लेकर आता था और वो अपने मुद्दे पर बात करता था। कि कभी उस लड़की ने पूछ लिया कि आपके माथे पे क्या हुआ, बिंदिया क्यों लगी है? बिंदिया नहीं मैडम, ये तो मैडम मच्छर ने काटा है। तो मच्छर ने आपको काटा है कि आपने मच्छर को काटा है? जी मैडम क्या बोली? कुछ नहीं लोलवा जी। और ये ऐसे ख़त्म हो जाता था। तो ये लोलवा कुमार एक कैरेक्टर बड़ा
वो भी रोज़ लिखना, आपको डिज़ाइन करना अपने शो में, इसको इन्वॉल्व करना। थोड़ी देर में लोलवा जी आ रहे हैं, आप ही की आवाज़ है और आप ही को प्रेजेंट करना है, लेकिन लोग पहचाने ना, उसको इस अंदाज में रखना है। तो ये चैलेंज होता था कि मैं ही बोल रहा हूँ कि आ रहे हैं मामू हमारे शो पे, और मामू ही आते थे और मैं ही मामू से बात करता था। तो एक साथ 3-3 आवाज़ें, 2-2 आवाज़ें निकालना, ये कभी कभी गला चौक हो जाता था, एकदम थक जाता था गला कभी कभी। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि जैसे आपने कई सारे कैरेक्टर्स का एक साथ आवाज़ निकालने के काम करा है, हाँ तो ऐसा कभी होता है कैसे जैसे दिमाग में समझ में नहीं आया, कभी कभी चोक हो गया हाँ अचानक से, हाँ, होता है ना। दूसरे कैरेक्टर की आवाज़ में दूसरा आवाज़ दे दी? कभी कभी ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इधर से उधर हो गया कैरेक्टर। हाँ हाँ ऐसा भी हुआ हाँ। कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ किसी से, और वही बात मैं फिर अपने से कर रहा हूँ, फिर बाद में उससे कर रहा हूँ, और वो कभी कभी इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि मैं खुद ही पजल्ड हो गया कि मैं सही चीज़ कर रहा था, ये गलत कर रहा था। तो ये मोमेंट्स आते हैं कभी कभी, स्पेशली तब आते हैं जब आपकी एनर्जी बड़ी डाउन हो जाती है और आप काम करते 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 थक चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं जिसको कहते हैं। तो ये बहुत कम होता था ऐसा, या अभी भी बहुत कम होता है ऐसा। अभी भी जिन कहानियों पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक साथ 50 कैरेक्टर्स हैं। अभी जो कहानी मैं कर रहा हूँ तेजस, उस तेजस में अब तक की जर्नी में 350 एपिसोड में मुझे जहाँ तक याद है कम से कम मैं 70 कैरेक्टर्स कर चुका हूँ। और उन 70 कैरेक्टर्स में आप सुनकर आश्चर्य होगा कि एक गाय, एक भैंस, एक वेल मछली, एक तीर कमान, एक शंख, एक पता नहीं क्या क्या, सारे क्योंकि सुपर हीरोज की कहानी है, एक सुपर हीरो है, तो उसके ब्रह्मांड में जितना कुछ भी हो रहा है वो सब बात कर रहे हैं। मछली भी बात कर रही है, तो वो परी भी बात कर रही है, तो दानव भी आ रहा है, तो राक्षस भी आ रहा है, तो एक आकाशवाणी भी हो रही है। इस तरह की स्टोरी है। तो आप सोचिए कि कितने सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, बुजुर्ग भी है, एक छोटा बच्चा भी है, एक जादूगर भी है, इतने सारे वेरिएशंस। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप 50वीं एपिसोड में आपने एक कहानी करी है, स्टोरी को कंटिन्यू किया, और वही कैरेक्टर रिपीट होकर 70वें एपिसोड में आया। अच्छा, अब आपको 50वें एपिसोड में जो आपने किया था वो याद करना पड़ेगा या उसको फिर से पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो कैरेक्टर पूरी कहानी में शायद 2 ही बार आया हो, लेकिन वो 2 बार जो आया है वो लिसनर को पता है कि ये 50वें एपिसोड में आया था, तो ये अब 70वें एपिसोड में आया। 20 एपिसोड का गैप जो है उसमें आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आपने उसकी आवाज़ कैसे निकाली थी। ओके, तो फिर आपको वापस जाकर रिवाइंड करना पड़ता है और सुनना पड़ता है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करके फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपनी आवाज़ में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। इसी तरह से कार्टून्स में भी है, बहुत सारे लोग जो कार्टून वॉइस करते हैं वो कार्टून्स सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। कभी कभी छूट जाता है वो कैरेक्टर, तो जब छूटता है तो अगर कोई सुन रहा है तो वो बताता है कि आपने यहाँ मज़ेदार नहीं किया, या आपके साथ कोई आपका बॉस बैठा है या कोई सीनियर बैठा है तो वो बताता है कि नहीं यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इसको ठीक हो जाता था। और ये हुआ है, ये मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव जो भी लोग हैं ना उनके साथ ये होता है। फिल्में बनती हैं तो फिल्मों में भी बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि काम हो रहा है और अचानक से सब ब्लैंक हो गए, पूरी यूनिट ब्लैंक हो गई, डायरेक्टर ब्लैंक हो गए कि अब क्या करना है, ये तो कुछ और हो गया, सोचा कुछ और था, लिखा कुछ और था, हो कुछ और गया, रिकॉर्ड कुछ और हो गया, रिकॉर्ड कुछ और हो गया, या जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। बहुत बार होता है। तो फिर वहाँ चीज़ें, आपका जो माइंड है वो कैसे खेलता है, कितना स्मार्टली आप वापस चीज़ों को कैचअप करते हैं और रिवाइज करते हैं, यही आपके तजुर्बे में और यही आपके काबिलियत में काउंट करती है। ओके, यस, तो बहुत बार हुआ ऐसा। ओके। सो मेरा ये रेडियो वाले में कुछ एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कोई मेमोरेबल मोमेंट हुआ इस रेडियो की जर्नी में? और रेडियो की जर्नी में बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। मैंने बताया कि मैं जिस दौर से गुजरा रेडियो के, उस दौर में मैं अगर 15 साल पुरानी बात करूं या 10 साल पुरानी बात करूं तो सोशल मीडिया या इंस्टा या इस तरह की चीज़ों का बहुत प्रचलन नहीं था उस दौरान। तो सिर्फ आवाज़ से लोग आपको अंदाज़ा लगाते थे। तो हम पुलिस लाइन गए हुए थे और एक हम राखी पर एक्टिविटी कर रहे थे, राखी बांध रही थी हमारी आरजेस। तो वहाँ जब पहुँचे और हुजूम था पुलिस वालों का, तो पुलिस वालों ने कहा कि सब तो हो गया है भैया, लेकिन आप लोग एक बहुत गलत काम किए हैं। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे आप बबलू भैया को नहीं लेकर आए, बेकार हो गया सब। अब मेरा जो साथ में कलीग था उसने मुझे इशारा किया कि क्या करना चाहिए। तो मैं भी चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा हाँ सर, लाना तो चाहिए था, लेकिन वो आजकल हेलीकॉप्टर उड़ाने में बिजी हैं। तो फिर वो लोग ऐसे
तो फिर उनका दिल रखने के लिए आईजी साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे, तो फिर उनका फाइनली उनका दिल रखने के लिए, इनका दिल ना टूटे, वो फिर मेरे लिए, मैंने फिर उनके सामने अपना परिचय दिया। मतलब मेरे हेड्स ने मुझे मेरा परिचय दिया कि बबलू यही करते हैं और यही है। तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, अरे आप मजाक कर रहे हैं, आप लाए नहीं, हम नहीं मानते हैं, ये सब बेकार की बात है, कुछ बोल के सुनाइए, कुछ बोल के सुनाइए। तो फिर मैंने बोल के उनको जब विश्वास दिलाया, तब पुलिस वालों ने जब मिलकर मेरे साथ सेल्फी करी और फोटोग्राफ्स करी, तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था कि यार एक ऐसा पुलिस का, एक ऐसा सिपाही, एक बड़े बड़े अधिकारी जिनको हम सैल्यूट करते हैं, वो जब आपके साथ एक सेल्फी के लिए कह रहे हैं और आपके साथ फोटोग्राफ के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपने जो काम किया है वो अप्रिशिएबल है, वो उसका आपको यही इनाम मिला है। बिल्कुल, कि आपको लोग पूछते हैं और आपको लोग प्यार करते हैं, तो वो आपके कैरेक्टर को पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, और ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स लाइफ में आए जब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अप्रिशिएट किया काम को, लेकिन कुछ ऐसे ऑन ग्राउंड इवेंट्स में बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि जब लगा कि यार, कभी कभी तो मैं बड़ा भावुक हो गया कि जब लोगों ने बुलाया और बड़े प्यार से सम्मान दिया और बिठाया, तो लगा कि यार मैंने कुछ अच्छा किया जीवन में, भले ही वो 1% किया हो। तो मेरा ये मानना है दोस्त कि लाइफ में जो कुछ भी करिए, उस पर यदि आपको गर्व नहीं है तो वो सारे काम व्यर्थ हैं। एक बार तो आपको अपने काम पर प्राउड महसूस होना चाहिए। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। जब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी आपके काम से ना, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। तो वो कुछ दिन तक तो फेक आईडी बनी रहेगी या आपका चरित्र बना रहेगा नकली, लेकिन वो नकली असली में कब तब्दील हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। और जब वो असली चेहरा आएगा तो लोग समझ जाएंगे कि आप नकली थे, और फिर वो नकलीपन जो है वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जैसे हैं वैसे रहने की कोशिश करिए, जैसा आप नेचुरली बिहेव करते हैं अपने आसपास, अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले में, वैसे ही बिहेव करिए और वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करिए, वैसे ही कुछ करने की कोशिश करिए, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। आज की डेट में तो स्पेशली ऐसे लोगों को, ऐसा लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं जो उनके आसपास की बात हो रही हो, जो उनसे कनेक्टेड हो। और ये इस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी में बबलू ने किया कि वो ऐसा कैरेक्टर था जिसमें कोई लाग लपेट नहीं थी, वो शुद्ध विशुद्ध इलाहाबादी बकैती थी और लोगों को पसंद आई, लोगों ने बहुत कनेक्ट किया। मुझे जितनी याद नहीं है बबलू, उतने दुनिया के लोगों को याद है। भैया आपने वो किया था, भैया आपने वो किया था, मुझे याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, लेकिन लोगों को याद रहता है। किसी को याद है, यही मेरे लिए मेरा एप्रिसिएशन है और यही मेरा कमाई है, जिसको कहा जाए ना। पैसा तो हमने कमाया हो जिंदगी में, लेकिन लोगों का दिल जिस दिन जीत लिया हो ना, तो उससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती। यस। सो आपको क्या लगता है, जैसे रेडियो में आपने किया, सिर्फ ऑडियो वाला उस समय चल रहा था, अब जैसे वीडियो में भी लोग कन्वर्ट हो गए हैं, पॉडकास्ट हो रहा है अब, है ना। रेडियो के भी जो होते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं, वो भी वीडियो फॉर्म में इंटरव्यूज एंड जो भी कार्यक्रम वो लोग करते थे वीडियो फॉर्म में ना लगे। तो इसमें आप लोग को, आपको क्या मेजर चेंजेस को देखने को मिला? मेजर चेंजेस क्या है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत है, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स की लोगों को समझ बहुत अच्छी आ गई है। सोशल मीडिया जैसे चीज़ों ने लोगों को बहुत अवेयर किया है, बहुत एजुकेट किया है। बहुत सारे लोग भ्रमित हुए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। तो लोगों को और एंटरटेनमेंट मिला भाई, ऑडियो के साथ विजुअल और विजुअल के साथ एक अच्छा ऑडियो, अगर इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली लोगों को मज़ा आता है देखकर। बहुत सारे आरजेज हैं जो प्रैंक कॉल्स करते हैं, बहुत सारे आरजेज हैं जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, और बाकायदा अपने चैनल को प्रमोट करके कंपनीज भी उनको प्रमोट करती हैं कि उनके भी अच्छे लिसनरशिप या व्यूअरशिप बने। तो एक अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा रेवोल्यूशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पहले मिस्टर अंबानी को सुना था, मुकेश अंबानी जी को सुना था, तो उनसे लोगों ने पूछा था कि आप कैसे इतना सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे आज तक जहन में है। ये बात मैं कम से कम 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब एक इंटरव्यू में मैंने उनकी बात सुनी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ और ऑब्जर्व करने के साथ अपडेट रहता हूँ। तो जिस दिन आप ऑब्जर्वेशन मार्केट का और अपने आप को अपडेशन करते रहेंगे, आप मार्केट में सस्टेन रहेंगे, आप रुके रहेंगे और लोग आपको देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे हुए, आउट ऑफ द सीन हुए, आप सीन से ही गायब हो जाएंगे। तो
इतना कुछ वो मेंटेन करते हैं, इतनी सारी कंपनीज चला रहे हैं, एक बड़ा नाम है, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं सीखता हूँ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ और अपने आप को अपग्रेड रखता हूँ। तो यही मुझे भी लगता है कि हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। जिस दौड़ में जा रही है दुनिया, उस दौड़ में बेशक हम ना दौड़ रहे हों, लेकिन इतनी समझ हो कि ये कौन सी दौड़ चल रही है, इतनी समझ हमें होनी चाहिए, वरना हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमें इसी फील्ड में या किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा काम करना है, तो भले ही वो इंश्योरेंस हो, भले ही वो बैंकिंग हो, भले ही वो कुछ भी हो, डॉक्टर आप बन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है, तो ये मुझे लगता है कि बेहतर है, अच्छा है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से या मशीनरीज की वजह से। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि उसको भी बनाने वाला एक इंसान ही है। हाँ। उसको भी डेवलप एक इंसान ही ने किया है, तो आप करिए ना, उसके इर्द गिर्द काम करने की ताकत रखिए ना। संभावनाएं ढूंढने से संभावनाएं बनती हैं। बिल्कुल। यस। सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ जी। टाइम स्पैन हम लोग का लिमिटेड है, काफी लंबा हो गया है। तो आप लोग आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अपकमिंग जो भी जो यंग जनरेशन है, जो भी यंग आर्टिस्ट वगैरह है, जो अपकमिंग आना चाहते हैं इस रेडियो की फील्ड में, जो रेडियो जॉकी या फिर एंकरिंग ये सब लोग शौक रखते हैं, सब आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और कैसे वो आ सकते हैं? यार एडवाइस बस इतना ही है जो मैंने जीवन से सीखा है, अपने काम से सीखा है। जितना आप ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आप ज़्यादा इन्हांस करेंगे अपनी कला को, पर्टिकुलर जिस कला में भी जाना है आपको। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये फैसला किया था कि हम एंकर बनेंगे, तो वो एंकरिंग की दिशा में ही बढ़ते गए। उन्होंने बहुत सारे एंकर्स को देखा, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे और देखा, सीखा। इसी तरह से रेडियो जॉकीज़ के लिए है। रेडियो में बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि कितने रेडियो स्टेशन इलाहाबाद में हैं, कौन कौन से आरजेस रेडियो स्टेशंस में काम करते हैं, रेडियो चैनल्स के नाम क्या हैं, उनकी टैगलाइंस क्या हैं, ये तक नहीं पता है। अखबार पढ़ते नहीं हैं, किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है, फिल्में देखते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे मन नहीं करता है। तो जब ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, या अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, तो आप एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं। रेडियो जॉकी वो व्यक्ति है जो दुनिया का ज्ञान रखता है, जिसके पास ह्यूमर भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, जिसको गाना भी गुनगुनाना आता है, जिसको फिल्में देखने का भी शौक़ है, जिसको मिमिक्री करने का भी मज़ा आता है, जिसको लिखने में मज़ा आता है, जिसको म्यूज़िक सुनने में पसंद आता है। ये सारी क्वालिटीज़ एक आरजे में होती हैं। साथ साथ वो टेक्निकली भी इन्हांस्ड होता है, क्योंकि आजकल आपके सामने गैजेट्स हैं, फेडर्स हैं, आपको उनकी भी समझ होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर्स आपको ज़रूर आने चाहिए। बेशक वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो, मिक्सिंग का सॉफ्टवेयर हो, और चीज़ें आसान हो गई हैं। अब ट्यूटोरियल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कैसे किया जाए। 2 गानों को मिक्स करना है तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। अब तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जितना आप ज़्यादा सीख कर पहुँचेंगे इंडस्ट्री में, ऑडिशंस देंगे, अपनी बात रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको तवज्जो दिया जाएगा मार्केट में। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कल रेडियो जॉकी सुबह बन जाएंगे और हम पैसा कमाने लग जाएंगे। ये बिल्कुल मिथ है, ये बहुत बड़ा भ्रम है, और मैं इस भ्रम को इसलिए तोड़ूंगा क्योंकि ये जो एक मन में जो एक तूफान मचा है ना कि हम रेडियो जॉकी बनने के बाद ऐसे ऐसे करके फोटोग्राफ्स करवाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, हर महीने खूब पैसा आएगा। जो रेडियो जॉकीज़ हैं, कभी उनसे मिलिए, कभी उनसे बात करिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत वो लोग करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर एवरीथिंग, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। रिसर्च वर्क बहुत सारा होता है, हर दिन कुछ नया करना है। तो आपको शब्दों का जाल बनाना है, और शब्दों का जाल तभी बनेगा जब आपके पास शब्द होंगे। शब्द कब होंगे? जब आप पढ़ रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें देख रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें सुन रहे होंगे, कुछ नई रिसर्चेस देख रहे होंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या हो रहा है, हॉलीवुड, टॉलीवुड, सब जगह कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। आप डिस्कवरी भी देख रहे हैं, आप हिस्ट्री चैनल भी देख रहे हैं, आप कपिल शर्मा भी देख रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। तो आपका जो ज्ञान का भंडार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, ये बातें कैसे निकल रही हैं? ये आपके अपने एक्सपीरियंसेस से निकल रही हैं, आपने जो पिछला काम किया है, जो आपकी समझ है, जो सोच है, तभी आपकी इतनी सारी बातें निकल रही हैं। वरना लोगों के सामने माइक रख दीजिए तो वो 2 मिनट में कांपना शुरू कर देते हैं, एसी में पसीना निकल आता है।
मैं आपको बता रहा हूँ, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग हमारे स्टूडियोज आते थे और जब मुझसे 2 सवाल करते थे, तीसरे सवाल के बाद वो कहते थे थोड़ा रुको यार, पानी पिलवाओ यार। हालत है, शहर के बड़े लोग, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन बोलना नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ दुनिया में देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसी में बिजी थे वो। तो अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है तो एक अच्छा राइटर आपके अंदर होना चाहिए, एक अच्छा बोलने वाला अंदर होना चाहिए, और एक जिज्ञासु व्यक्ति होना चाहिए जिसको खूब सारी जानकारी चाहिए ज़िंदगी में क्या हो रहा है दुनिया में। वो इक्विप्ड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए मार्केट से, है ना। कि तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो जॉकी आज की डेट पे कोई पैरामीटर नहीं है। आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे आपके ये पूरा माहौल देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसा यंगस्टर अपने पैरों पर खड़ा है, अपना काम कर रहा है। और ऐसे आपको देखकर ना बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि आप कौन सी क्लास में हो? शायद 11th में हो। आप 11th क्लास में इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने इक्विपमेंट्स अरेंज किए हैं, आप एडिटिंग भी कर लेते हो, आप पैकेजिंग भी कर लेते हो। तो आप सोचो कि आप एक 1 मैन आर्मी हो, और अगर आप 1 मैन आर्मी नहीं होगे तो आप बहुत सारी डिपेंडेंसी लोगों पर होगी। जब आप बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करते हैं तो आप बहुत सारा काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बोल तो बहुत अच्छा लेता हूँ, अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूँ, अब मैं इसको पैकेज कैसे करूँ, इसको एडिट कैसे करूँ। तो वो क्वालिटी तो आपको आनी चाहिए ना। वो सीख कर अगर आप पहुँचेंगे तो अच्छे अच्छे चैनल्स आपको हाथों हाथ लेंगे। आप अपना काम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अपना काम। मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपने घर में होम सेटअप डाल के पूरी दुनिया का काम कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला, मैं काम करता हूँ, मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, सिर्फ प्रोफेशनल हम लोग के रिश्ते हैं, और वो हमें पेमेंट करते हैं, उनका काम करके देते हैं। चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझसे वॉइस ओवर्स कराते हैं, और मैं बैठ के अपने घर में काम करता हूँ। तो ऐसी संभावनाएं तभी बनती है जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आप ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे। केबीसी देखिए ना, क्या कमाल कमाल के लोग आते हैं। मतलब मैं शो पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे नए सवाल, कौन कौन से नए सवाल ऐसे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, वो सारे सवाल उसमें आते हैं। तो देखिए, सीखिए, जानिए, और इंस्पायरिंग लोगों के बारे में पढ़िए जो आपको इंस्पायर करते हो, जिनकी कहानियाँ आपने पढ़ के बचपन से बड़े हुए हैं, उनके बारे में पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, आप उतना नॉलेजफुल होंगे और उतना आपको बोलने का हुनर आएगा। यही है सीक्रेट बिहाइंड रेडियो शो की, यही है बस। तो एक बार जैसे आपका पुराना वाला था ना समय, बकैती वाला, वो वाली लैंग्वेज में बताइए एक बार, कैसा लगा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस? यार एकदम चौचक लगा, मजा आ गया, एकदम दिल गदगदाएगा आना आ गया, और एकदम जो है का कही यार, मतलब देख के दिल गदगद हो गया, मजा बहुत मजा आया। 1 घंटे से बतिया रहे हैं गुरु, पता ही नहीं चला समय कहाँ निकल हुआ। घर से फोन आ रहा, निनुआ लेकर आओ, कचौड़ी लेकर आओ, जलेबी लेते आना, इमरती लेते आना। तो ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है ना। अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके साहिल, और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अपनी बात रखने का मौका आपके पॉडकास्ट के थ्रू मिला है। तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि देखिए, सराहिए, खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और नए टैलेंट्स को ज़रूर प्रमोट करिए, ज़रूर। बेशक आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करिए, उनको एक बार कहिए शाबाश, बहुत बढ़िया यार। तो आप ऐसा करते रहेंगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा वो शख्स, यही मैं मानता हूँ। हाँ, तो सर इसी के साथ मैं अब आपको एक ऐसा ऑनर देना चाहता हूँ, एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो हम लोग सारे अपने गेस्ट को देते हैं, सर ये आपके लिए। सर थैंक यू यार, क्या बात है, वाह। तो गाइस इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेस्ट का आप लोग इंतजार करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून। समर्थ समर सो गया ओह माय गॉड, हमारा कैमरामैन सो गया भाई।